नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में भ्रष्टाचार फैलने वाली बीमारी की तरह हो चुका है जो समाज में हर तरफ दिखाई देता है। भारत के वो महान नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों को मिटाने में लगा दिया, लेकिन ये शर्म की बात है कि आज उनके दिखाए रास्तों को अनदेखी कर हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। धीरे धीरे इसकी पैठ राजनीति, व्यापार, सरकार और आम जनों के जीवन में बढ़ती ही जा रही है। लोगों की लगातार पैसा, ताकत, पद और आलीशान जीवन शैली की भूख की वजह से यह घटने की बजाय दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण अभी अभी देखने को मिला। इन दिनों राज्य ही नहीं, पूरे देश में एसीबी की कार्यवाही धड़ल्ले से जारी है। आए दिन राजस्थान में 150 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते कर्मचारी और अफसर धरे जा रहे हैं, लेकिन रिश्वतखोरी ऐसी रग रग में समा गई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में एसीबी ने पीएचडी के चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर को लाखों रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एडिशनल चीफ इंजीनियर का तो आलम यह था कि ये रिश्वत की राशि तकिए के नीचे रखकर सोते थे। एसीबी ने उसके रूम में बेड के सिराने से, गद्दे के नीचे से और अलमारी से 9 लाख रुपए बरामद किए। सुबोध जैन के घर में दबिश दी और पैकेट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कंपनी का प्रफुल्ल कुमार आया था और वह पैकेट भूल गया। वास्तव में यह राशि कंपनी के अधिकारियों से रिश्वत के रूप में ली गई थी। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें 1,000 रुपए की 5 गड्डी थी। इसके बाद सुबोध जैन ने एसीबी को बताया कि वह कंपनी द्वारा किए कार्यों का मेरे पास बिल पास कराने के लिए आया था। सुबोध जैन के घर पर 2 आवासीय व 1 कमर्शियल जमीनों के दस्तावेज मिले हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। एक दिन पहले अधीक्षक अभियंता उदयभानु माहेश्वरी भी इसी मामले में 15 लाख की रिश्वत ले चुके थे, लेकिन वे एसीबी की कार्रवाई का पता लगते ही फरार हो गए। ये तो महज पहली किश्त बताई जा रही है। 250 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए ये इंजीनियर करीब 25 करोड़ की रिश्वत लेने वाले थे। एसीबी की जांच में सामने आया कि रिश्वत लेने के आरोपी चीफ इंजीनियर आरके मीणा व एडिशनल चीफ इंजीनियर सुबोध जैन विभाग के टेंडर जारी करने के लिए फर्म के मालिकों से 15% तक कमीशन के रूप में रिश्वत लेते थे। वर्क ऑर्डर जारी करने की एवज में मंगलवार को लिए गए 15 लाख रुपए तो केवल बिल पास करने की किश्त थी। वैसे इन अफसरों को 1300 करोड़ के टर्नओवर वाली एसपीएमएल कंपनी से 250 करोड़ के प्रोजेक्ट के बदले 25 करोड़ रुपए तक वसूलने थे। नोटों पर सोने के शौकीन सुबोध जैन रिश्वत लेने के इतने आदी हो चुके थे कि ये सीना तान कर रिश्वत लेते थे। लेकिन जब एसीबी ने इनके घर पर छापा मारा तो इस दौरान ये अपना मुंह छुपाकर लेटे रहे और कैमरे से बचते रहे। यानी इन्हें ये तो पता था कि रिश्वत लेना शर्म की बात है, जबकि इन्हें सरकार की तरफ से मोटी सैलरी मिलती है, वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं सो अलग। बावजूद इसके इनके लालच का कद इतना ऊंचा हो गया था कि इनके जीवन भर की प्रतिष्ठा आज धूल में मिल गई। अब ये कितना भी मुंह छुपाएं, कानून की नजर में अब अपराधी हैं। चीफ इंजीनियर आरके मीणा को पकड़ने के बाद अलवर एसीबी की टीम को गुड़गांव स्थित कंपनी के कार्यालय में सर्च के लिए भेजा गया। एसीबी टीम गुड़गांव के सुशांत लोक थाना पुलिस को लेकर कार्यालय पहुंची, लेकिन इससे पहले कि राजस्थान का काम संभालने वाले ऋषभ सेठी फरार हो गए। जलदाय विभाग में इंजीनियरों की पोस्टिंग को लेकर पिछले 1 साल से विवाद चल रहे हैं। आरके मीणा को पिछले साल ही चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर प्रमोशन मिला था। यह सर्वविदित है कि भारत में नौकरशाही का मौजूदा स्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की देन है। इसके कारण यह वर्ग आज भी अपने को आम भारतीयों से अलग, उनके ऊपर उनका शासक और स्वामी समझता है। अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए यह वर्ग जितना सचेष्ट रहता है, आम जनता के हितों, जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उतना ही उदासीन रहता है। भारत जब गुलाम था तब महात्मा गांधी ने विश्वास जताया था कि आजादी के बाद अपना राज यानी स्वराज होगा,
लेकिन आज जो हालत है उसे देखकर कहना पड़ता है कि अपना राज है कहां, उस लोक का तंत्र कहां नजर आता है। आज चारों तरफ अफसरशाही का जाल है। लोकतंत्र की छाती पर सवार यह अफसरशाही हमारे सपनों को चूर चूर कर रही है। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासनकाल में ही होने लगा था, जिसे वे हमारे राजनेताओं को विरासत में देकर गए थे। देश की पराधीनता के दौरान इस नौकरशाही का मुख्य मकसद भारत में ब्रिटिश हुकूमत को अक्षुण्ण रखना, उसे मजबूत करना था। जनता के हित, उसकी जरूरतें और उसकी अपेक्षाएं दूर दूर तक उसके सरोकार में नहीं थे। नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जो अधिकांशतः अंग्रेज अफसर होते थे। भारतीय लोग मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में सरकारी सेवा में भर्ती किए जाते थे, जिन्हें हर हाल में अपने वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किए गए शिक्षा के मॉडल का उद्देश्य ही अंग्रेजों की हुकूमत को भारत में मजबूत करने और उसे चलाने के लिए ऐसे बाबू तैयार करना था, जो खुद अपने देशवासियों का ही शोषण करके ब्रिटेन के हितों का पोषण कर सके। भारत को महाशक्ति बनने में जो रोड़ा है वो है नेता। युवाओं को इसके लिए इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज देश को महाशक्ति बनाने के लिए एक महाक्रांति की जरूरत है, क्योंकि बदलाव के लिए क्रांति की ही आवश्यकता होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के रशिया जैसे महाशक्तिशाली देश की तरह टुकड़े ना हो जाएं। अपने को बचाने के लिए ये नेता कभी भी रूप बदल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हाल ही में दिल्ली में घटी एक घटना का जिक्र करना भी जरूरी है। यहां एक आईएएस अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, तो उसकी पत्नी और बेटी ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। बीके बंसल कॉर्पोरेट अफेयर्स में डीजी थे। बंसल के घर पर 2 दिन पहले ही सीबीआई ने रेड मारी थी। सीबीआई ने बंसल को 9 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों शवों की पहचान सत्यबाला 58 साल और नेहा के रूप में हुई। पुलिस को दोनों के शव अपार्टमेंट के अलग अलग कमरों में पंखों से लटके मिले। पुलिस को बदनामी के डर से आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस को एक फ्लैट से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें सीबीआई पर परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। यहां हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, अगर परिवार के सदस्य ये सोच लें कि घर में रिश्वत की कमाई को नहीं आने देना है, तो समझिए देश को भ्रष्टाचार मुक्त होने में 2 ही दिन लगेंगे। ये नामुमकिन काम चुटकियों में हल हो जाएगा। 2013 से पहले के कुछ सालों में देश ने जबरदस्त घोटाले देखे। अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर याद कर लें। लेकिन इन घोटालों को करने वाले इतनी मोटी चमड़ी के निकले कि राजनीति पावर या फिर से भ्रष्टाचार का ही सहारा लेकर ये अभी भी आजाद घूम रहे हैं। बोफोर्स घोटाला 64 करोड़ रुपए, यूरिया घोटाला 133 करोड़ रुपए, चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए, शेयर बाजार घोटाला 4000 करोड़ रुपए, सत्यम घोटाला 7000 करोड़ रुपए, स्टैंप पेपर घोटाला 43000 करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70000 करोड़ रुपए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,67,000 करोड़ रुपए, अनाज घोटाला 2 लाख करोड़ रुपए, कोयला खदान आवंटन घोटाला 12 लाख करोड़ रुपए। दरअसल हमें भ्रष्टाचार पर खुलकर प्रहार करना होगा। भ्रष्टाचार से आज कोई भी विभाग अछूता नहीं है। दोस्तों, पुलिस विभाग पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। आखिरकार कुछ कमियां हैं जो कि पुलिस की छवि को सुधरने नहीं देती है। पुलिस जिसके पास कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है, वह स्वयं ही एक मुख्य उल्लंघनकर्ता के रूप में कार्यरत है।
पुलिस समाज के कुछ लोग असामाजिक तत्वों के साथ जुड़े होते हैं जो भ्रष्टाचार को सामूहिक रूप से बढ़ावा देते हैं और कानून के लचर क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार हैं। पुलिस द्वारा समाज के लिए बहुत ही निम्न व्यवहार, असभ्य भाषा का प्रयोग तथा मानवाधिकारों व न्यायालय का उल्लंघन और सभी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्तता भी एक बेहद जटिल समस्या है। पुलिस द्वारा रसूखदार राजनेताओं व सत्ताधारियों पर निर्भरता और उनका पुलिस तंत्र पर प्रभाव भी संवैधानिक उद्देश्यों तथा मानव गरिमा का उल्लंघन है। पुलिस द्वारा मानवाधिकारों की उपेक्षा तथा गिरफ्तारी, जांच, परिरोध व परिप्रश्न के मामलों में मानवाधिकारों का हनन सभ्य समाज के लिए हितकर नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में विवक्षित गरिमामयी जीवन की विभिन्न व्याख्याओं से स्पष्ट है कि मानव जीवन पशुवत नहीं है और सम्मान व गरिमा के साथ जीवन यापन करना हमारा अधिकार है और यह मानवाधिकार भी है। लेकिन ऐसा एक स्वस्थ, पारदर्शी, सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक प्रणाली में ही संभव है। पर जिस व्यवस्था के बल पर देश में सुशासन लाने की बात होती रही है, वही व्यवस्था कुशासन की नींव बन चुकी है। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही कि पुलिस व्यवस्था विफलता और भ्रष्टाचार के कगार पर है। लेकिन पुलिस तंत्र द्वारा सुधार की दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाए जाएं तो निश्चित तौर पर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्ट राजनीति ने ही इसे पंगु बना दिया है। आज जब समाज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है तो पुलिस तंत्र की यह जिम्मेदारी है कि वह सर्वप्रथम अपने अंदर से भ्रष्टाचार की सफाई करे और फिर समाज से। पुलिस का तबादला व प्रोन्नति प्रक्रिया का आधार निर्धारित किया जाना चाहिए और उन युक्तियुक्त आधारों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लोकपाल या किसी अन्य संस्था को यह अधिकार दिया जाए कि पुलिस जांच या पुलिस कार्य को प्रभावित करने वाले सत्ताधीशों की कारगुजारियों को भी भ्रष्टाचार मानकर दंडित करे। उच्चतम न्यायालय द्वारा बच्चों की शिक्षा, अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, राजनेताओं के अपराधीकरण जैसे अनेक मामलों में दिए गए नुमाया फैसले, रिश्वतखोरी के चंद मामलों और विलंबीकरण के असंख्य मामलों की धुंध में छुप से रह गए हैं। ये भारत की गर्वोन्नत न्यायपालिका की ही चमचमाती मिसाल है। उधर सुप्रीम कोर्ट मामलों में जजों की कमी का रोना रोता है। अभी की स्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों में 280 पद रिक्त पड़े हैं। वैसे भी पूरी सुविधाएं दिए जाने के बावजूद न्यायपालिका में सार्वजनिक अवकाश भी सर्वाधिक होते हैं। पदों की कमी और रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण जल्दी हो। 10 वर्ष पूर्व मुंबई में हुए आतंकी कांड के प्रकरणों का निपटारा आज तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि ब्रिटेन में हुई ऐसी घटना के प्रकरण 1-2 साल में निपटाए जा चुके हैं। सरकार कई वर्षों से न्यायपालिका में सुधार के लिए कानून लाने की बात कर रही है। अब 4 मेट्रो नगरों में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली में फेडरल कोर्ट का नया शिगुफा सामने आया है। वस्तुतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ इस अंग की कार्यकुशलता और शुचिता लोकतंत्र के लिए लाजमी है। मुकदमों का अंबार निपटाने और सुधार करने के लिए केवल कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ही नहीं वरन देश के अग्रणी न्यायविदों, समाजशास्त्रियों और आम लोगों को विश्वास में लिए जाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत एक नए तरह के भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है। बड़े घपलों, घोटालों के रूप में सामने आया यह भ्रष्टाचार कॉरपोरेट जगत से जुड़ा हुआ है। यह विडंबना है कि कॉरपोरेट जगत का भ्रष्टाचार लोकपाल के दायरे से बाहर है। देश ने यह अच्छी तरह देखा कि 2G स्पेक्ट्रम तथा कोयला खदानों के आवंटन में निजी क्षेत्र किस तरह शासन में बैठे हुए कुछ लोगों के साथ मिलकर करोड़ों अरबों रुपए के वारे न्यारे करने में सफल रहे हैं। भारत में कुछ नेताओं, कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े उद्योगपतियों और बिल्डरों ने देश की सारी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आपस में गठजोड़ कर रखा है। इस गठजोड़ में नौकरशाही के शामिल होने, न्यायपालिका की लचर व्यवस्था तथा भ्रष्ट होने के कारण देश की सारी संपदा यह गठजोड़ सुनियोजित रूप से लूट कर अरबपति खरबपति बन गया है।
यह सच है कि आज भी ऐसे बड़े घराने हैं जो जब चाहे किसी भी सीएम और पीएम के यहां जब चाहे दस्तक दें तो दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। देश में आदर्श सोसाइटी घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला और कोयला आवंटन को लेकर हुआ घोटाला आदि कॉरपोरेट घोटाले के उदाहरण हैं। आइए थोड़ी बात सेना की भी कर लेते हैं। भारतीय सेना विश्व की कुछ चुनिंदा सबसे तेज, सबसे चुस्त, बहादुर और देश के प्रति विश्वसनीय सेनाओं में अग्रणी स्थान पाने वालों में से एक है। देश का सामरिक इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय सेना ने युद्धों में वो लड़ाई सिर्फ अपने जज्बे और वीरता के कारण जीत ली जो दुश्मन बड़े बड़े आधुनिक अस्त्र शस्त्र से भी नहीं जीत पाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बड़े शस्त्र आयात निर्यात में, आयुध कारागारों में संदेहास्पद अग्निकांडों की श्रृंखला, पुराने यानों के चालन से उठे सवाल और जाने ऐसी कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं और आपराधिक कृत्य सेना ने अपने नाम लिखवाए हैं और अब भी कहीं न कहीं ये सिलसिला जारी है। वो इस बात का इशारा कर रहा है कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं है, कहीं कुछ तो बहुत गंभीर चल रहा है। सबसे दुखद और अफसोसजनक बात यह है कि अब तक सेना से संबंधित अधिकांश भ्रष्टाचार और अपराध सेना के उच्च अधिकारियों के नाम ही रहे। आज सेना के अधिकारियों को तमाम सुख सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद भी सेना में भर्ती, आयुध, वर्दी एवं राशन की सप्लाई तक में बड़ी घपले और घोटालेबाजी के सबूत आदि यही बता और दर्शा रही हैं। अब भारतीय सेना में भी वो लोग घुस चुके हैं जिन्होंने वर्दी देश की सुरक्षा के लिए नहीं पहनी है। आज सेना में हथियार आपूर्ति, सैन्य सामग्री आपूर्ति, खाद्य राशन पदार्थों की आपूर्ति और ईंधन आपूर्ति आदि सब में बहुत सारे घपले घोटाले किए जा रहे हैं और इसमें उनका भरपूर साथ दे रहे हैं सैन्य एवं रक्षा विभागों से जुड़े हुए सारे भ्रष्ट लोग। इन सब के छुपे ढके रहने का एक बड़ा कारण है कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण इन सूचनाओं का अति संवेदनशील होना और इसलिए ये सूचनाएं पारदर्शी नहीं हो पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं की जा सकती हैं। यदि तमाम ठेकों और शस्त्र वाणिज्य डीलों को जन साधारण के लिए रख दिया जाए तो बहुत कुछ छुपाने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। सेना से जुड़े कुछ प्रमुख भ्रष्टाचार के मामले: बोफोर्स घोटाला, सुपना जमीन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, टेट्रा ट्रक घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कारगिल ताबूत घोटाला, जीप घोटाला। लचर कानून व्यवस्था भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। भ्रष्टाचार भी कई प्रकार से हो रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 191 देशों की फहरिस्त में भारत को 178वें स्थान पर रखा गया था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 87वें पायदान पर है। संसद में बैठे नेताओं में से करीब 1/4 पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। 1948 से 2008 तक अवैध तरीके से हमारे देश से करीब 20 लाख करोड़ रुपए बाहर भेजे गए हैं। भारतीय गरीब हैं, लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा। यह कहना है स्विस बैंक के डायरेक्टर का। स्विस बैंक के डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपए उनके स्विस बैंक में जमा है। ये रकम इतनी है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना टैक्स के बनाया जा सकता है। या यूं कहें कि 58 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि भारत के किसी भी गांव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया जा सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि 550 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किए जा सकते हैं। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपए हर महीना भी दिए जाएं तो 60 साल तक खत्म ना हो। यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है। इस सिलसिले को अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अंग्रेजों ने हमारे भारत पर करीब 200 सालों तक राज करके करीब 1 लाख करोड़ रुपए लूटा, मगर आजादी के केवल 64 सालों में हमारे भ्रष्टाचार ने 275 लाख करोड़ रुपए लूटा है। कहां
200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 275 लाख करोड़ है। यानी हर साल लगभग 4.35 लाख करोड़ या हर महीने करीब 334,000 करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों के द्वारा जमा कराई जाती है। सोचो कि कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेताओं, उद्योगपतियों और उच्च अधिकारियों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार की तरफ से जारी 1 रुपए में से जनता तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। जाहिर है बाकी के 85 पैसे सरकारी अफसरों की जेब में चले जाते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री रिश्वतखोरी को स्वीकार कर रहा हो, वहां जनता की क्या हालत होगी कहने की जरूरत नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मानते हैं कि मौजूदा समय में देश में भ्रष्टाचार और गरीबी बड़ी समस्याएं हैं। हकीकत में जनता के कल्याण के लिए शुरू की गई तमाम योजनाओं का फायदा तो नौकरशाह ही उठाते हैं। आखिर में जनता तो ठगी की ठगी रह जाती है। शायद यही उसकी नियति है। आइए मिलकर कसम खाएं कि देश को महाशक्ति बनाना है तो भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। पूरे राष्ट्र की तरक्की ही हमारी तरक्की है। आज फिर इतना ही, लेकिन आपको रहना है सतर्क, क्योंकि सतर्कता में ही सुरक्षा है। जय हिंद।